द लास्ट डे ऑफ योर चैप्टर नंबर 4। उसके बस थोड़ा सा पोर्शन बचा, फिर अपने चैप्टर को फिनिश हो जाएगा। थोड़ा सा एक बार ओवरलुक कर लेंगे क्या क्या अपन ने पढ़ा इस चैप्टर में। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, एमओए, एओए एंड प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस हमने शुरू कर दिया था। एमओए क्या होता है डियर? इसमें मैंने आपको ये लॉर्ड केन्स की डेफिनेशन लर्न करने मना किया था। मैंने आपको बोला था सिर्फ यही एक करो। इसका सेक्शन 256 एमओए का और एओए का है सेक्शन 25। बात एक ही है, सिर्फ यहाँ पे एमओए के बदले में एओए लिख दो, हो गया। डेफिनेशन दोनों की हो गई, एओए। चलो एमओए की डेफिनेशन क्या होती है? एमओए ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड, जैसा पहले फ्रेम हुआ था, और इज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस विद एनी प्रीवियस लॉ और एज पर दिस एक्ट। और एओए की डेफिनेशन क्या होती है? इस एमओए के बदले में एओए लगा दो और बोलो एओए ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड, ठीक है, जैसे पहले फ्रेम हुआ था, और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस विद एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट डन। सॉरी, फिर अपने डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावाइज देखा कि भाई कोई भी काम अगर आपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में अगर आपके वो काम नहीं लिखा फिर भी तुमने कंपनी के बिहाफ में वो काम किया, कंपनी ने ऐसी कोई काम किया, तो वो नल एंड वॉइड होगा, वो लीगली इनइफेक्टिव होगा। मतलब कोई किसी पे कोर्ट केस फाइल नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, यू विल बी लायबल, आप लायबल रहोगे। डायरेक्टर जो है कंपनी के, आप पर्सनली लायबल रहोगे, ठीक है, ओके। फिर एओए क्या बोलता है? ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन होती है, जहाँ पे इंटरनल मैनेजमेंट दिया होता है कंपनी का, ये बायलॉज है, ये सबऑर्डिनेट है। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है एमओए से, जो रिलेशनशिप बताता है कंपनी उसके मेंबर्स से, मेंबर्स एंड विद इन मेंबर्स, ठीक है, ये वही डेफिनेशन है, देखो, ठीक है नी, ये वही डेफिनेशन है। उसके बाद में यहाँ पे वहाँ पे नॉलकस था, तो यहाँ पे क्या क्या शेयर कैपिटल, शेयर से रिलेटेड 5-6 चीजें थी। फिर ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ऑडिट करवा लेना कंपनी का, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स करवा लेना। उसके बाद में बोरोइंग पावर्स क्या है, कमिटी क्या है, मीटिंग्स क्या है, डायरेक्टर ऑफिसर्स का रेम्यूनरेशन, उनका अपॉइंटमेंट, उनका पावर ड्यूटीज क्या है, ये सारी चीजें थी यहाँ पे। उसके बाद में हाँ, एओए जो है प्राइवेट कंपनी का, उसमें 3 रिस्ट्रिक्शन होती है। 3 रिस्ट्रिक्शन है। एक तो है 200, वो लोग शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ट्रांसफर अलाउड नहीं है, और ना ही वो पब्लिक से को इनवाइट कर सकते कि आ जाओ तो मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदो, तो वो इनविटेशन नहीं दे सकते, ठीक है, डन एवरीबॉडी। अच्छा, उसके बाद में ऑल्टर करने, कैसे ऑल्टर करोगे? तो या तो आप ऑल टुगेदर फ्रेश आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या कुछ माइनस कर दोगे, डिलीट कर दोगे, या तो कुछ एडिशन कर दोगे, या तो सब्स्टिट्यूशन कर दोगे, या तो अमेंडमेंट कर दोगे। ये पॉइंट आपने देखा था। लेकिन कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो अमेंड नहीं किए जा सकते, तो 9/10 मेजोरिटी लगेगी उसके लिए। ऐसे आर्टिकल्स को क्या बोला जाता है? एंट्रेंस आर्टिकल, जिसमें 9/10 मतलब 10 में से 9 लोगों ने हाँ भरनी चाहिए, 9 मेंबर्स ने हाँ भरनी चाहिए, ऐसी मेजोरिटी को बोला जाता है एंट्रेंस आर्टिकल्स, ठीक है, ओके ना। डॉक्ट्रिन ऑफ, अच्छा थोड़ा सा स्पेशल रिजोल्यूशन याद करोगे तो वहाँ पे 3/4 मेजोरिटी है, 3/4 पद है, यहाँ पे 9/10 है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, ओके। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है? वो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर्स को। वो ऐसे बोलते हैं कि जो आउटसाइडर्स है ना, उनको कंपनी की इंटरनल प्रोसीडिंग्स सही चल रही, गलत चल रही, ये सब देखने का कोई ये नहीं है। हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि भाई जो कुछ चल रहा है सही चल रहा है, ठीक है, जो कुछ चल रहा है सही चल रहा है, और अगर नहीं चला तो आप बिंदास केस फाइल, केस ठोको कंपनी में। फिर टाइप्स क्या है, यहाँ से आज शुरू करना था कि पहला टाइप होता है अब्रीव्ड प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, RHP, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, RHP, AP, SP, RHP, लेटर ऑफ ऑफर एंड ऑफर लेटर। अब देखो ये टर्म बड़े कंफ्यूजिंग है, एक जैसे दिख रहे हैं, लेटर ऑफ ऑफर, ऑफर लेटर, बट थोड़ा सा एक माइन्यूट डिफरेंस है, वो मैंने आपको बता देना, ठीक है। चलो, एक मस्त सा टेबल बना दिया मैंने यहाँ पे आपके लिए, एकदम बोरिंग वाले, ठीक है। चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट, शैल वी स्टार्ट। अभी तक जो कुछ पढ़ा था प्रीवियस रिवीजन था, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये वाला टॉपिक, ओके। टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस, एक प्रोस्पेक्टस है अब्रीव्ड प्रोस्पेक्टस। अब्रीव्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है डियर? क्या होता है अब्रीव्ड प्रोस्पेक्टस? इट इज इशूड ओनली इन केस, जब आप पब्लिक ऑफर मेड बाय द कंपनी, मतलब जब कंपनी पब्लिक को ऑफर दे रहा है तभी इशू किया जाएगा,
ठीक है, जब कंपनी पब्लिक को ऑफर दे रहा है कि आओ मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदो, व्हेन ऑफर इज मेड टू पब्लिक, ऐसा कर दो, व्हेन ऑफर इज मेड टू पब्लिक, जब आप पब्लिक को ऑफर दे रहे हो तो अब आप कौन सा प्रोस्पेक्टस देते हो, अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस। क्या होता है अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस की खासियत क्या है, इसमें सारे मेन कंटेंट्स होते हैं प्रोस्पेक्टस के शॉर्ट में, और एक एप्लीकेशन फॉर्म भी अटैच होता है। अगर मान लो जैसे संतोष को मेरी कंपनी के शेयर्स चाहिए तो संतोष वो प्रोस्पेक्टस देखेगा, इफ ही इज इंटरेस्टेड तो लास्ट में एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसको परफोरेटेड लाइंस होगी वहां पे, तो वो उसको पढ़ेगा और एप्लीकेशन हम मुझे सबमिट कर देगा। ठीक है, इज दैट पार्ट क्लियर? बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है डियर, ये कब इशू किया जाता है, व्हेन ऑफर इज मेड टू पब्लिक, जब पब्लिक को ऑफर दिया जाता है तब, ऑब्वियसली। ठीक है, मेन कंटेंट रहेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म उसी में अटैच रहता है। इज दिस पार्ट क्लियर एवरीबॉडी? नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जैसे कैसा होता है ना, एक बार कंपनी ने पैसा मंगा लिया, दूसरी बार वापस मंगाना है तो वापस से प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, वापस से आरओसी के बाद में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो गाइस ये प्रोस्पेक्टस बनाने से लेके रजिस्ट्रेशन करवाना ये सब, ये तो अरे हाँ, ये बात आपको बता दूं, प्रोस्पेक्टस आप बिना रजिस्ट्रेशन कराए प्रोस्पेक्टस बना लिया ना आपने, आरओसी के बाद में पहले रजिस्टर करवाओ, आरओसी अप्रूव करेगा तभी पब्लिक को देने का, नहीं तो नहीं देने का। आरओसी पब्लिक को, आरओसी अप्रूव करेगा, रजिस्टर करेगा तभी आप दोगे। ये बताती हूँ मैं प्रोस्पेक्टस का क्या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, कि उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो डियर हर एक टाइम प्रोस्पेक्टस इशू करा, प्रोस्पेक्टस बनाओ, उसको रजिस्टर करवाओ, आरओसी का अप्रूवल के लिए वेट करो, ठीक है, कुछ कम ज्यादा है तो ये सब बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये जो है ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये हर एक बार में अगर नया प्रोस्पेक्टस चाहिए, पैसा मंगाना है, दोबारा पैसा मंगाना है तो दोबारा प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा, तीसरी बार पैसा मंगाना है तो तीसरी बार प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा, कितनी बार प्रोस्पेक्टस बनाना है, रजिस्टर करवाना है, देना, कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग, अब ध्यान से सुनना, इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग फ्रेश प्रोस्पेक्टस, हर बार नया प्रोस्पेक्टस बनाने के बदले कंपनी क्या करती है, कंपनी प्रिपेयर करती है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। कंपनी क्या प्रिपेयर करती है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस कैन बी यूज्ड फॉर ऑल इश्यूज मेड बाय द कंपनी अप टू 1 ईयर। जितना भी इशू कर रही है कंपनी एक साल में जितना भी इशू कर रही है, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज, जब पहले दिया था उसके एक साल में जितना भी शेयर इशू कर रही है वो सब के लिए शेल्फ प्रोस्पेक्टस काम आएगा। मतलब पहली बार देखो कैसा होता है, पहली बार पैसा मंगाना था तो आपने क्या एपी फाइल कर दिया, एपी प्रोस्पेक्टस दे दिया, अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस दे दिया। दूसरी बार पैसा मंगाना है, दूसरी बार मंगाना है, क्या ये विद इन 1 ईयर है? हाँ जी विद इन 1 ईयर है, एक साल के अंदर ही पैसा मंगाना है तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस दे दो। फिर से ये क्या ये विद इन 1 ईयर है? हाँ जी विद इन 1 ईयर है, तो वापस से शेल्फ प्रोस्पेक्टस दे दो। लेकिन यहाँ पे जब तीसरी बार मंगा रहे तो ये विद इन 1 ईयर नहीं है, फिर फ्रेश प्रोस्पेक्टस लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि विद इन 1 ईयर है, जब हमने पहली बार जब शेयर इशू किया था, जब हमने पहली बार शेयर इशू किया था उससे अगर विद इन 1 ईयर है तो आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हो। बार बार फ्रेश प्रोस्पेक्टस बना के उसको प्रिपेयर करो, रजिस्टर करो, आरओसी के पास में ये सब तामझाम नहीं है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? शेल्फ प्रोस्पेक्टस कैन बी यूज्ड फॉर ऑल इश्यूज मेड अप टू द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफरिंग ऑफ फर्स्ट सिक्योरिटी। क्लियर है? पक्का? लेकिन 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 एसपी के साथ में एक आईएम भी जाएगा। शेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ में आईएम भी आरओसी को देना पड़ेगा। देखो, हाउएवर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज टू बी फाइल्ड विद आरओसी एवरी टाइम सब्सिक्वेंट ऑफर इज मेड। जब भी आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस दोगे ना मार्केट में, तब आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को आरओसी को देना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, उसमें शॉर्ट में
क्या एडिशनल कितना पैसा मंगा रहे हो कितना नहीं, वो शॉर्ट में एक डिटेल्स रहती है, ठीक है। मतलब प्रोस्पेक्टस जैसा लंबा चौड़ा काम नहीं है, एक पेज में भी उन्होंने शॉर्ट में डिटेल्स दे दिया, उन्होंने चलेगा। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज टू बी फाइल्ड विद आरओसी एवरी टाइम, हर सब्सिक्वेंट ऑफर। अब आप जितनी बार ऑफर कर रहे हो कि आओ मेरी कंपनी के शेयर्स लो, उतनी बार इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आरओसी को अपन दे देंगे। क्लियर एवरीबॉडी? ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या रहता है मैडम, जितने भी मटेरियल लेटेस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट्स है, जैसे कि कितना पैसा आप लिखो, सच एज न्यू चार्जेस, assets on the company, changes in the financial position। okay, जैसे कि कंपनी में यू नो मेरी कंपनी की बैलेंस शीट में कितना ऊपर नीचे क्या हुआ है एग्जैक्टली, क्या मैंने, और मेरे मान लो मैंने कोई एसेट्स है, मेरे पास कंपनी की जमीन थी, ठीक है, लैंड था, लैंड एंड बिल्डिंग, मैंने उसको गिरवी कर रख दिया, तो गिरवी रखने को क्या बोलते हैं पता है, चार्जेस। चार्जेस मतलब क्या होता है, गिरवी रखना, मॉर्गेज रखना, ऐसा। क्या ऐसा कोई एसेट्स है जो कंपनी ने गिरवी रख दिया है और लोन लिया उस पे, वो इनको बताना पड़ेगा आरओसी को। मतलब तुम्हारी कंपनी खोखली है, तुम्हारे पास में कोई प्रॉपर्टी नहीं है खुद की, और आप लोगों को ऑफर दे रहे हो आओ मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, तुम्हारी कंपनी का जो भी चेंजेस हुए ना फिनेंशियल पोजीशन में, वो पहली बार जब एपी फाइल किया था तब जो फिनेंशियल पोजीशन दिया था, और अभी जो फिनेंशियल पोजीशन उसमें जो भी चेंजेस होंगे ये वापस से फिनेंशियल पोजीशन देना पड़ेगा। फिनेंशियल पोजीशन बोला तो बैलेंस शीट वगैरह देनी पड़ेगी। डन एवरीबॉडी? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग शेल्फ प्रोस्पेक्टस में कि भाई एवरी टाइम जब भी पब्लिक को जब ऑफर देते हैं तो प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ता है, ठीक है। व्हेन एवरी टाइम सब्सिक्वेंट ऑफर इज गिवन, ठीक है, तो अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस डिड नॉट बी फाइल्ड, ठीक है। कंपनी इंस्टेड कंपनी में फाइल शेल्फ प्रोस्पेक्टस, कंपनी शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल कर सकती है विद इन द पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द फर्स्ट ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज, within the period of 1 year from the first offering of securities। तो सिंपल अपने ओन वर्ड में बोल रही हूँ। however लेकिन information memorandum is to be filed with ROC in which all the important material facts are to be given, such as charges created by the charges created on the assets of a company, कंपनी के assets पे कुछ चार्ज क्रिएट किया, मतलब कंपनी के assets कुछ गिरवी रखे, दूसरा financial position एक्सेट्रा। डन एवरीवन? इसी तरह से आप अपने ओन वर्ड्स में लिखोगे। देखो ओन वर्ड्स में बोला, लेकिन सारे जो वर्ड्स है ना मैंने यू नो लीगल लैंग्वेज का ही यूज किया है, ठीक है। फिर बात आती है आरएचपी की, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। अब ये आरएचपी क्या होता है मैम? देखो आरएचपी क्या होता है पता है क्या, ये इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस है। इट डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स अबाउट कितना शेयर हम इशू कर रहे हैं, कितने प्राइस पे इशू कर रहे हैं। अब जैसे रिलायंस कंपनी है, उनका नाम ही बहुत है, समझने की कोशिश करना, रिलायंस कंपनी उनका नाम ही काफी है मार्केट में, लोग उनके शेयर लेने के लिए मरते हैं, ठीक है। तो अगर वो कंपनी ने प्राइस अनाउंस नहीं किया, ठीक है, प्राइस अनाउंस नहीं किया, कितने नंबर ऑफ शेयर दे रही है, ये सारी चीजें नहीं बताया तो भी चलेगा, वरना प्रोस्पेक्टस में कितना शेयर्स आप इशू कर रहे हो मार्केट में, किस प्राइस पे इशू कर रहे हो, आरओसी से रजिस्टर करवाया या नहीं कराया, ये सारी बातें होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सारी बातें नहीं भी है तो भी चलेगा, किसमें, आरएचपी पे। क्यों? क्योंकि ये इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस है। क्या क्या नहीं रहता, क्वांटिटी और पैसा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी इशू कर रही है और किस प्राइस पे इशू कर रही है, ये नहीं दिया रहता है। तो मैम मालूम कैसे पड़ता है? जब कंपनी ऑफर कर रही है ना सिक्योरिटीज, जब कंपनी शेयर्स ऑफर कर रही है ना, डियर आप लोग ने बताया भी नहीं कि आपको वॉइस लो आ रही होगी ना, वॉइस लो नहीं आ रही थी आपको? चलो कोई ना। जिस प्राइस पे जब कंपनी शेयर्स ऑफर कर रही है ना, शेयर्स ऑफर कर रही है, उस टाइम पे कंपनी ने ये नहीं बताया कि हम इतने शेयर्स दे रहे हैं, हम इतने प्राइस पे दे रहे हैं। हाँ, it is usually issued at the time of IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर के केस में ही रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इश्यू होता है।
और एनी बुक बिल्डिंग इशू, बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब ये क्या होता है वो सुनो, दिस इज न्यू टर्म फॉर यू ऑल, बट एक बार समझने की कोशिश करना। ओनली लेक्चर्स जो है, ओनली लेक्चर्स लिमिटेड, ऑब्वियसली पब्लिक कंपनी ही इशू कर सकती है शेयर। तो जो ओनली लेक्चर्स लिमिटेड है, ये पहली बार पब्लिक से, पहली बार पब्लिक को ऑफर दे रहा है, ऑफर दे रहा है। ये क्या बोलता है, ये पब्लिक को ऑफर दे रहा है कि आओ मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदो। लेकिन कितने शेयर्स नहीं बताया, कितने प्राइस पे नहीं बताया। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट इनिशियल पब्लिक ऑफर है। समझने की कोशिश करना, इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब होता है फर्स्ट टाइम, पहली बार लाइफ में, फर्स्ट टाइम पहली बार लाइफ में ओनली लेक्चर्स जो है अपने कंपनी के शेयर इशू कर रही है मार्केट में और पब्लिक से पैसा ले रही है। तो ओनली लेक्चर्स को अपनी कंपनी का ये नहीं पता है, औकात नहीं पता है कि मेरे कंपनी की औकात कितनी है। क्या मैं 10 रुपए पर शेयर मंगाऊं या 100 रुपए पर शेयर मंगाऊं, लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। कितने शेयर्स बोलूं, कितने शेयर्स बोलूं, किस प्राइस पे बोलूं, नहीं पता। इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्स्ट टाइम जिंदगी में पहली बार कोई कंपनी जब इशू करती है तब ये मेथड यूज करती है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता उनकी कंपनी की औकात क्या है, उनको पता ही नहीं होता है कुछ। तो ऐसे केस में हम लोग कौन सा प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें शेयर्स नहीं पता और प्राइस नहीं दिया जाता है। या फिर बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू, एक तो आईपीओ के बताया मैंने आपको, या तो फिर दूसरा है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। आईपीओ बुक बिल्डिंग प्रोसेस में हम लोग रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। अभी बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होती है, इसमें ना डिमांड मालूम नहीं रहती है। हम लोग कंपनी की जो प्राइस है, यहाँ पे भी हम लोग क्या होता है, कंपनी की जो मतलब ये जो शेयर्स की प्राइस है ना, हम जितने, मान लो बहुत ज्यादा लोगों ने डिमांड कर ली हमारी कंपनी के, जैसे जोमैटो, बहुत डिमांड आ गई, बहुत डिमांड आ गई, तो अब हम कंपनी का प्राइस फिक्स करेंगे। अब हम हमारे शेयर का प्राइस फिक्स करेंगे, सॉरी कंपनी का प्राइस नहीं बोलना चाहिए, शेयर का प्राइस फिक्स करेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? डिमांड के बेसिस पे ही हम, मान लो हर कोई हमारे अपने कंपनी के शेयर खरीद रहा है, इसका मतलब अपनी कंपनी का नाम है, पता नहीं था, ठीक है, तो हमें एक आइडिया आ गया कि भाई अपन को टोटल इतना पैसा चाहिए, इतने लोग खरीदने के लिए रेडी है, प्राइस ज्यादा भी कर सकते, कम भी कर सकते, उस अकॉर्डिंगली अपन मार्केट में अपने शेयर की प्राइसेस फिक्स करेंगे। तो हमेशा एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना कि आईपीओ और बीबीपी, बुक बिल्डिंग प्रोसेस, आईपीओ और बुक बिल्डिंग प्रोसेस के तहत ही हम रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं मार्केट में। और ये इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस है, जिसमें डिटेल्स नहीं दिया होता है, नंबर ऑफ शेयर इशूड, प्राइस पर शेयर, कुछ नहीं दिया होता है। डन एवरीवन, यहां तक समझा अच्छी तरह से? यस, ओके। नाउ अब क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि ये जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है ना, इनका भी सेम ऑब्लिगेशंस रहेगा, इनका भी सेम ऑब्लिगेशंस रहेगा, दैट जो कि विच इज एप्लीकेबल टू प्रोस्पेक्टस। मतलब क्या, जो कंपनी है उसने मस्ट फाइल करना चाहिए रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस 3 days, एटलीस्ट 3 days बिफोर, प्रायर टू ओपनिंग ऑफ द इश्यू। किसको फाइल करना? अरे आरओसी को ही फाइल करते, और किसको फाइल करेंगे? 3 दिन पहले, शेयर्स इशू करने के 3 दिन पहले कंपनी ने आरओसी को रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करना चाहिए कि उसने क्या ऑफर दिया है और उसकी कितनी सब्सक्रिप्शन लिस्ट, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, सब्सक्रिप्शन लिस्ट कितनी है। एक बार वापस पढ़ना, अ कंपनी मस्ट फाइल आरएचपी
with ROC at least 3 days prior to opening of subscription list. ये जो RHP सी IPO पहली बार दे रहा है, क्या लगेगा? RHP लगेगा। ये टर्म क्लियर है? या IPO कर रहा है वो, या फिर वो BBP कर रहा है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस कर रहा है, ओके। क्या देना पड़ेगा? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा, ओके। तो ये जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है ना, ओनली लेक्चर्स फाइल करेगा ROC को एटलीस्ट 3 days प्रायर टू ओपनिंग ऑफ इशू। जब आप शेयर इशू करना शुरू करो उसके 3 दिन पहले ROC को आपको फाइल करना पड़ेगा। क्या क्या फाइल करना है? कि कितने चेहरे हैं, कितने चेहरों ने हमारा सब्सक्राइब किया है सब्सक्रिप्शन लिस्ट, और आपने ऑफर क्या दिया था लोगों को, जरा हमें भी बताओ। ROC को पता होना चाहिए। डन गाइस, मैं बहुत एकदम एकदम लेमन लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, मतलब इतने नॉर्मल लैंग्वेजेस यूज करके मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। पक्का तोड़, ओके। बिकॉज इट्स वेरी इजी, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप खुद सोचो, पहली बार आप इशू कर रहे हो तो आपको आपकी कंपनी की औकात ही नहीं पता है, आपको कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं, किस प्राइस पे करने हैं, वो सब नहीं पता। ऐसे केस में आप क्या करोगे? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर दोगे, 3 दिन पहले कर देना बस। क्या ऑफर दिया वो बता देना, और क्या सब्सक्रिप्शन लिस्ट है वो बता देना। डन। सबसे पहले क्या था? AP, फिर क्या है? SP, फिर क्या है? RHP। AP, SP, RHP। डन, ओके। नाउ कम्स, इसको टेक्स्ट बुक में देखो जरा, क्या भारी लैंग्वेज में दिया है। सीधे टेक्स्ट बुक में देखो जरा कितना भारी लैंग्वेज में दिया है, या कोई भी ऑथर्स की बुक में देखो। मैंने इसको बहुत शॉर्ट और बहुत अप टू डेट करके दिया है, आई मीन टू द पॉइंट करके दिया है, ठीक है। नाउ लेटर ऑफ ऑफर क्या होता है? लेटर ऑफ ऑफर और ऑफर लेटर, देखो समझने की कोशिश करना। कैसे बोलूं मैं आपको? चलो पहले ऑफर लेटर करते हैं। आप ऑफर दे रहे हो सिर्फ और सिर्फ ओनली लेक्चर्स के स्टूडेंट्स को, कि ओनली लेक्चर्स जो कंपनी है वो ऑफर दे रही है अपने स्टूडेंट को कि अगर तुम्हें शेयर खरीदने हैं तो तुम पहले खरीदो। कई बार दिया जाता है डिस्काउंट ऑफर, पहले आपको दिया जाता है, यस और नो। नोट्स पे होता है, कोई डिस्काउंट होता है तो सबसे पहले आपको बताया जाता है, यस और नो, कि इफ यू आर आर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट एंड यू नीड टू बुक फॉर दिस एनरोल फॉर दिस सब्जेक्ट, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। वैसे ही कंपनी क्या करती है, यहाँ पे सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को ऑफर दे रही है। यहाँ पे कंपनी मेक्स प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज, कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है शेयर्स का। समझ में आया? इज दैट क्लियर? ओके। मतलब कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को देती है, बस इतना समझो। प्राइवेट प्लेसमेंट मींस ऑफरिंग इट शेयर्स टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर, वही तो दिया है। इसी को क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, प्राइवेटली प्लेस किया है। हाँ बता रही हूँ, पहले पढ़ तो सही संतोष, पहले ऑफर लेटर समझा क्या? तो तेरे को अपने आप ये समझ में आ जाएगा लेटर ऑफ ऑफर क्या है। ऑफर लेटर क्या है? सिर्फ अपने लोगों को प्राइवेटली, कुछ प्राइवेट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को अपन ने क्या दिया? ऑफर दिया। ऑफर आया ना पहले, ऑफर दिया कुछ लोगों को, ठीक है, कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को। अब आ जाओ आप लेटर ऑफ ऑफर में, ठीक है। अब लेटर ऑफ ऑफर में, इट इज इश्यूड बाय अ कंपनी when it undertakes further issue by way of right issue। अब मतलब इसका मतलब ये होता है, यहां पे हम क्या बोल रहे हैं पता है? जिन भी लोगों के पास में, यहाँ पे कैसा होता है, कंपनी ने ऑलरेडी शेयर इशू कर दिया और दूसरी बार कंपनी इशू कर रही है, और कंपनी यहाँ पे एक ऑफर देती है, लेटर ऑफ ऑफर है। यहाँ पे एक लेटर ऑफ ऑफर देती है, उसमें लिखती है कि जिन के पास में मेरी कंपनी के एक शेयर है ना, जिन के पास में मेरी कंपनी के एक शेयर है ना, उसको 4 शेयर और मिलेंगे। राइट इशू, ये तुम्हारा अधिकार है, राइट इशू है, यू हैव अ राइट। आप चाहो तो मेरी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो,
मतलब देखो कैसा होता है, चलो ये एग्जांपल और थोड़ा सा अलग तरह से समझो। रिलायंस कंपनी बोलती है, अब रिलायंस कंपनी के शेयर हर किसी को चाहिए, लेकिन रिलायंस कंपनी बोलती है कि जिनके पास मेरे एक शेयर है उनको राइट देता हूं मैं कि तुम मेरे 4 शेयर और खरीदो। इनको राइट दिया है कि आप मेरे कंपनी के 4 शेयर और खरीद सकते हो, एक शेयर है तो आप 4 शेयर और खरीद सकते हो। दिस इज राइट इश्यू, तुमको अधिकार दिया है, लेटर ऑफ ऑफर में अधिकार दिया है। ऑफर लेटर में सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को आपने दे दिया। प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकता है वो तुम्हारे प्रमोटर्स होंगे, हो सकता है तुम्हारे वो रिलेटिव होंगे, रिश्तेदार होंगे, या तुम जानते हो उन लोगों को, उनको आपने ऑफर दिया। यहाँ पे पहला ऑफर आ रहा है और लेटर ऑफ ऑफर में आपने पूरा लिख के दिया है कि भाई आपको हम अधिकार देते हैं, आप चाहो तो खरीद सकते हो, नहीं चाहो तो मत खरीदो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप वो राइट को बेच दो। इज दैट पॉइंट क्लियर? एंड ऑब्वियसली अगर आप राइट दे रहे हो तो थोड़ी कम प्राइस पे ही दोगे। तुम राइट इशू कर रहे हो तो तुम थोड़ी कम, मान लो 100 रुपए चल रहा है रिलायंस कंपनी का शेयर का प्राइस, तो आपने उनको राइट दिया कि आप 4 शेयर खरीद सकते हो 75 रुपीज पे। दिस इज राइट इशू, समझ में आया एवरीवन? ओके, राइट इशू मीन्स अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही राइट देना, इंपॉर्टेंस देना इन प्रोपोर्शन टू द शेयर हेल्ड बाय देम। जिनके पास में एक शेयर है उनको ही राइट देना कि भाई तुम मेरे कंपनी के और 4 शेयर और खरीद सकते हो, इन प्रपोर्शन टू द शेयर हेल्ड बाय देम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जिनके पास में एक शेयर है उन्हीं को आपने अधिकार दिया कि तुम मेरे कंपनी के 4 शेयर और खरीद सकते हो। क्लियर एवरीबॉडी? सिंपल है, बहुत सिंपल है कंसेप्ट, ठीक है। और क्या रहेगा यहाँ पे, सारी डिटेल्स वगैरह दे दो, इट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ द ऑफर, वही लिखा है वहां पे लास्ट में। तो लेटर ऑफ ऑफर और ऑफर लेटर में डिफरेंस क्या हुआ? ऑफर लेटर क्या है? ऑफर लेटर प्राइवेट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को आपने शेयर्स दिए, ठीक है। लेटर ऑफ ऑफर में राइट इशू किया, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अधिकार दिया इन प्रोपोर्शन टू द शेयर हेल्ड बाय देम, बस। अगर मान लो इनके पास में, मान ले अभी जैसे कंपनी राइट कितना, डन एवरीवन? इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? ओके, चलो आ जाओ फटाफट फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अब ब्रीच प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब हम पब्लिक ऑफर कर रहे हैं तो सारे मेन कंटेंट देने पड़ेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म उसी में अटैच रहता है, इसमें तो कोई नई बात ही नहीं थी। शेयर प्रोस्पेक्टस क्या रहता है? अगर विद इन 1 ईयर और शेयर्स आप दे रहे हो, आप इशू करना चाहते हो, तो शेयर प्रोस्पेक्टस, फिर से प्रोस्पेक्टस बनाओ, प्रिपेयर करो, रजिस्टर करो, वो बहुत टाइम, वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। तो उस केस में कंपनी शी कैन प्रिपेयर शेयर प्रोस्पेक्टस, ठीक है, ओके। लेकिन इस केस में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आरओसी को देना होगा, ओके। क्या रहता है इंफॉर्मेशन? सारे मटेरियल फैक्ट्स रहते हैं कि कंपनी ने क्या अपने कोई एसेट्स गिरवी तो नहीं रख दिए, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज तो नहीं हो गया, पैसे मांग रही है कंपनी तो फाइनेंशियल पोजीशन बताना पड़ेगा। डन एवरीबॉडी? क्लियर? अंडरस्टूड? समझो, कंपनी पैसे मांग रही है बीच में 1 साल के अंदर ही, उसकी बैलेंस शीट देखो, पहले बैलेंस शीट दिखाओ हमें, क्या चेंजेस हुए ये बताओ। आरओसी को ये दोनों देना पड़ेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद में रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, ये क्या होता है? जब आप पहली बार आईपीओ या फिर बुक बिल्डिंग प्रोसेस के तहत आप इशू करते हो शेयर अपने, तो आप इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस भी दे सकते हो। इट इज द काइंड ऑफ इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस, इट डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट प्रोस्पेक्टस अबाउट द क्वांटिटी एंड द प्राइस ऑफ द प्राइस पर शेयर। इसके भी सेम ऑब्लिगेशन होते हैं, आरएचपी भी सेम है जैसा कि प्रोस्पेक्टस है, उसको भी रजिस्टर करवाना होगा सब चीज। लेकिन हाँ, कम से कम 3 दिन प्रायर, 3 दिन पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा? कंपनी को फाइल करना पड़ेगा आरएचपी। किसको फाइल करते हैं अपन? आरओसी को ही फाइल करते हैं सारी चीजें। उसमें क्या रहेगा? कितने लोग इंटरेस्टेड है, सब्सक्रिप्शन की लिस्ट कितनी आई और आपने ऑफर क्या दिया था, ये दोनों चीज। चलो अब आ जाओ, ये जो प्रोस्पेक्टस तुमने बनाए हैं उसके कंटेंट क्या होते हैं?
प्रोस्पेक्टस, यहाँ लिख तो दिया है प्रोस्पेक्टस, बॉस इसमें होगा क्या, थोड़ा खुद सोचना जरा, क्या होगा इसमें? सारी इंफॉर्मेशन होगी, सारी रिपोर्ट्स होगी एंड रिपोर्ट्स होगी, सारी इंफॉर्मेशन होगी कंपनी के बारे में, सारे रिपोर्ट्स होंगे, मतलब बैलेंस शीट होगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, सब 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 होगा। क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी? सबसे पहले तो ये जान लो कि सेबी बोलता है ये कंटेंट होने चाहिए प्रोस्पेक्टस में। सेबी ने बताया, कौन बता रहा है? सेबी बोल रहा है कि प्रोस्पेक्टस इश्यू कर रहे हो, ये कंटेंट्स होने चाहिए। क्या क्या कंटेंट्स? ये 7 कंटेंट्स। इशूइंग कंपनी का नाम क्या है, कौन सी कंपनी इशू कर रही है? ओनली लेक्चर इशू कर रहा है। कहाँ है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, कहाँ है उसका, फोन नंबर क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, कौन सा नेचर है शेयर का, इक्विटी शेयर इशू कर रही है या प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, डिबेंचर इशू कर रही है, क्या इशू कर रही है, ओके कितना नंबर ऑफ शेयर इशू कर रही है मार्केट में, उसकी प्राइस क्या है, स्टॉक एक्सचेंज, कौन से स्टॉक एक्सचेंज में तुम्हारी कंपनी के शेयर लिस्टेड है, एनएससी में लिस्टेड है या बीएससी में लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराया है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराया है, ये दोनों में लिस्टेड है, ठीक है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब तुम्हारा ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, सारी चीजें दे दो, लीड मर्चेंट बैंकर का डिटेल दे दो, रजिस्ट्रार ऑफ इश्यू का डिटेल दे दो। अब ये 2 टर्म तुम्हारे लिए बहुत नए हैं, ठीक है। लीड मर्चेंट बैंकर क्या होता है पता है? ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है, इट इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो गाइड करता है कंपनी को इन इशूइंग शेयर्स। अगर ओनली लेक्चर्स शेयर इशू करना चाह रही है मार्केट में, तो ये लीड मर्चेंट बैंकर हमको गाइड करेगा कि आप इस तरह से आगे बढ़ो, क्योंकि आसान बात नहीं है, आसान काम नहीं है शेयर इशू करना मार्केट में, ठीक है, ओके। और रजिस्ट्रार टू एन इशू क्या होता है? ये एक ऐसा एजेंट होता है जो कंपनी अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय कंपनी। रजिस्ट्रार टू द इशू मतलब हम शेयर इशू करें तो हमने रजिस्ट्रार अपॉइंट कर लिया, मतलब हमने एक एजेंट अपॉइंट कर लिया है जो एप्लीकेशन फॉर्म भी कलेक्ट करेगा, जो पैसा भी लेगा लोगों से, जो रिकॉर्ड वगैरह भी मेंटेन करेगा इन्वेस्टर्स के, सारी चीजें, ठीक है जी। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है और ये एक एजेंट होता है, इतना समझो। ये क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एफआई होता है ये, और ये एजेंट होता है। डन, ओके। और क्या क्या डिटेल्स होंगी? लीड मर्चेंट बैंकर के बारे में होगा, रजिस्ट्रार कौन है इशू का वो होगा, कब आप ऑफर कब ओपन कर रहे हो और ऑफर क्लोज कब हो रही है। मतलब तुमने फॉर एग्जांपल आपने बोला है कि मैं 10 दिन का मेरा ऑफर है, जितने लोगों को शेयर्स सब्सक्राइब करने हैं कर लो। जैसे देखो कभी ओनली लेक्चर ऑफर देता है, डिस्काउंट ऑफर देता है, तो सिर्फ वैसे ऑफर देता है कि सिर्फ 10 दिन चलेंगे ये ऑफर्स, ठीक है, सिर्फ वैसे 10 दिन ऑफर चलेगा। ऐसा ओपनिंग कब हो रहा है, ओपन कब हो रहा है ऑफर, क्लोज कब हो रहा है, ये डिटेल दे दो और एक क्लॉज दे दो कि भाई क्या जनरल रिस्क रहेगा कंपनी का। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे रिपोर्ट्स आपको देने पड़ेंगे। पहला पॉइंट क्या हो गया? पहला पॉइंट क्या हो गया? प्रोस्पेक्टस का पहला पॉइंट इंफॉर्मेशन देनी होगी, रिपोर्ट देनी होगी। इज दैट पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? कुछ नहीं, एक लिस्ट है, ये कंपनी का नाम, कंपनी का नंबर, कितना शेयर इशू कर रहे हो, रजिस्ट्रार कौन होगा इशू का, लीड मर्चेंट बैंकर कौन होगा, स्टॉक एक्सचेंज कौन होगा, फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह के रिपोर्ट दे दो, फिर किस दिन ऑफर ओपन हो रहा है, किस दिन क्लोज हो रहा है, जनरल रिस्क, सब सब दे दो। डन, फर्स्ट पॉइंट डन एवरीवन, ओके। सेकेंड पॉइंट, डिक्लेयर करो। मतलब अरे बाबा तुम प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो, वो प्रोस्पेक्टस में डिक्लेरेशन होना चाहिए कि हमने ओनली लेक्चर्स ने सारे प्रोविजन ऑफ द कंपनी दैट कंप्लाई किए हैं। प्रोस्पेक्टस डज नॉट कंटेन एनीथिंग कॉन्ट्रारी टू द प्रोविजन। प्रोस्पेक्टस में थी कोई, मतलब प्रोस्पेक्टस में कंपनी दैट के खिलाफ कुछ भी नहीं है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन के खिलाफ कुछ भी नहीं है, सेबी एक्ट के खिलाफ कुछ भी नहीं है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ कुछ भी नहीं है। कॉन्ट्रारी मतलब अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट कुछ नहीं, मतलब हमने कंपनी तक कंप्लाई किया, हमने
सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, इसको ना शॉर्ट में सेक्रा बोलते हैं, SCRA। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट, शेयर्स इशू कर रहे हो ना, शेयर्स इशू कर रहे हो तो ये एक्ट सिक्योरिटीज का, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको 1953 कंप्लाई करना पड़ेगा। सेबी बोलता है कि सेबी एक्ट भी कंप्लाई करो, रूल्स एंड रेगुलेशन जो दिए हैं वो भी कंप्लाई करो। मतलब आपको कितनी चीजें कंप्लाई करनी है? 4, कंपनीज एक्ट, सेक्रा, सेबी एंड रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर। डन, डिक्लेयर कर दिया कि ये सारी बातें हमने फॉलो की है, हमने कंप्लाई किया है। कंपनी डिक्लेयर करेगी कि हमने ये सारी चीजें फॉलो की है। सेकेंड पॉइंट डन। ओके, फिर स्टेटमेंट ले लो एक्सपर्ट का। प्रोस्पेक्टस मे कंटेंट, कंपलसरी नहीं है, वापस से मे को मैंने हाईलाइट किया, मतलब इट इज नॉट कंपलसरी, नॉट कंपलसरी। मे कंटेंट का जो प्रोस्पेक्टस है ऐसा, उसमें एक स्टेटमेंट हो सकता है मेड बाय एन एक्सपर्ट या कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट या CWA वैल्यूअर इंजीनियर इनका, रिलेटिंग टू द मैटर्स दे हैव लुक्ड इनटू। CACS ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये मैटर्स में हमने खुद ने चेक किया है, तो उनका एक स्टेटमेंट हो सकता है एक्सपर्ट का। एक्सपर्ट्स हैव टू गिव रिटन कंसेंट टू इश्यू द प्रोस्पेक्टस। आपको लिखित रूप में देना पड़ेगा, ऐसे मुंह से बोल के नहीं चलता। एक्सपर्ट जो CACS होंगे वो रिटर्न देंगे। ओके, ठीक है, एक स्टेटमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट लगेगा, इट शुड बी रिटर्न एंड इट मे कंटेंट, कंपलसरी नहीं है, देना हो तो आप दे सकते हो। पहला पॉइंट क्या था? इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स। दूसरा पॉइंट क्या था? सारे कंपनीज एक्ट, सेक्रा, सेबी, रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर, ये सब हमने कंप्लाई किया है। तीसरा स्टेटमेंट ऑफ एक्सपर्ट। एंड चौथा एनी अदर मैटर एज कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द कंपनीज एक्ट। बोलो जी, डन एवरीबॉडी। पहला क्या है? इंफॉर्मेशन। प्रोस्पेक्टस में क्या क्या रहेगा? एक तो इन्फॉर्मेशन रहेगी, रिपोर्ट्स रहेगी कंपनी के बारे में, कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर ऑफिस, कंपनी का ईमेल एड्रेस, कंपनी का फोन नंबर, कंपनी का लीड मर्चेंट बैंकर कौन है, कंपनी का रजिस्ट्रार टू एन इश्यू कौन है, ठीक है, सब 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 रहेगा। ओके, डिक्लेरेशन रहेगा कि वो तीनों एक्ट हमने कंप्लाई किए और उसके रूल रेगुलेशन भी हमने कंप्लाई किए। तीसरा स्टेटमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट, इट्स नॉट कंपल्सरी, इट मे, कंपनी प्रोस्पेक्टस मे कंटेन स्टेटमेंट ऑफ एन एक्सपर्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स में या अग्री डिसअग्री में आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि इज इट कंपल्सरी, आप बोलोगे नहीं, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपर्ट इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, एंड लास्टली एनी अदर मैटर, और कोई मैटर अगर लगता है तो वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। डन 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 डन। ओके बस, ये ड्राफ्ट है, प्रोस्पेक्टस का ड्राफ्ट है, बन गया है प्रोस्पेक्टस। ये जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस आपने सेबी को फाइल किया, आपने किसको फाइल किया है? सेबी को। ठीक है, ये जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस है ना, इसको पब्लिक को, इसी को ही पब्लिक को भी आपको देना होगा और इसी को ही आपको स्टॉक एक्सचेंज को भी देना पड़ेगा। कौन सा स्टॉक एक्सचेंज? जहां पे तुम चाहते हो कि तुम्हारे कंपनी के शेयर लिस्टेड हो। मान लो मैं चाहती हूँ कि मेरे कंपनी का शेयर जो है ना वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, तो NSE को दे दो। नहीं यार, NSE नहीं, सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ठीक है, कोई बात नहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दे दो। जहां तुम चाहते हो कि तुम्हारी कंपनी के शेयर लिस्ट हो वो स्टॉक एक्सचेंज को दे दो। दीज आर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, ये फॉलो करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? प्रोस्पेक्टस टू पब्लिक, अब प्रोस्पेक्टस फाइनली इशू करो 90 दिन पहले, विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ विद ROC, मतलब ROC पे एक बार रजिस्टर हो गया, उसके 90 दिन के अंदर अंदर पब्लिक को इशू करो। विद इन 90 डेज प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इशू करना है। और डेटिंग, और उसमें डेट डालो प्रोस्पेक्टस का, प्रोस्पेक्टस हैज टू बी डेटेड। डेट ऑन प्रोस्पेक्टस इज कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में जो डेट है, हम ऐसा माना जाएगा कि उसी दिन ये प्रोस्पेक्टस को पब्लिश किया जा रहा है न्यूज़पेपर में, उसी दिन पब्लिक को इनवाइट किया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है शेयर्स के लिए, उसी दिन ऑफर दी जा रही है।
डेट ऑफ पब्लिकेशन, डेट ऑफ प्रोस्पेक्टस इज कंसिडर एज डेट ऑफ पब्लिकेशन। क्या बातें पढ़ी अपन ने? पब्लिक को 90 दिन के अंदर इशू करना है और लास्टली डेट कर दो। तो डॉक्टर सीड क्या हुआ? ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस किसको देना है? बोलो जल्दी से, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस किसको देना है? जो सेबी को दिया था ना वही पब्लिक को देना और वही स्टॉक एक्सचेंज को भी देना। जिस स्टॉक एक्सचेंज में आपको अपने शेयर को लिस्ट करवाना उधर उसको रजिस्टर करवा लेना। पब्लिक को देने से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेना। ठीक है, ये पब्लिक को दे रहे हो ना यहाँ पे, इसको देने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना। ठीक है, साइन करवा लेना सारे डायरेक्टर्स। और या फिर आप मान लो हरीश सर यहाँ नहीं है अभी, उन्होंने किसी बंदे को ऑथराइज कर दिया है कि तू मेरे बिहाफ में साइनिंग वाइनिंग कर लेना, तो वो बंदे को भी ऑथराइज अटॉर्नी। ठीक है, फिर ऐसे क्या है, इशू कर दो पब्लिक को। कितने दिन में इशू करोगे? विद इन 90 डेज, जब आपने आरओसी के पास में रजिस्टर करवाया है। और डी से क्या है? डेटेड, जो दिन आपने डाली है प्रोस्पेक्टस में वही दिन माना जाएगा कि इस दिन आपने प्रोस्पेक्टस को पब्लिश किया है मार्केट में। डन विद द कंसेप्ट, तोड़ विद द कंसेप्ट, यस और नो? समझ में आया? दीज आर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। अब ना थोड़ा सा ऊपर जाके अब देखोगे ना आपको, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा तभी ये बोल रहे थे कि ये देखो प्रिपेयरिंग और रजिस्टर करवाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तभी शेल्फ प्रोस्पेक्टस बोला। ऑब्वियसली 90 दिन बाद। अयो, समझ में आ रहा है? सेबी को दिया, उसके 90 दिन बाद में पब्लिक को दोगे। आरओसी को जिस दिन हुआ ना, रजिस्टर किया ना, आरओसी को देने के 90 दिन बाद में पब्लिक को दोगे। इसीलिए वो बोल रहा है कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस बांट दो। सिर्फ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम से काम हो जाएगा। फर्दर प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर करवाओ, डॉक्टर सीड के पास नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर सीड क्या, ड्राफ्ट नहीं करना पड़ेगा। ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस किसको नहीं देना पड़ेगा? पब्लिक और स्टॉक एक्सचेंज को। आर से रजिस्ट्रेशन आरओसी के पास नहीं करवाना पड़ेगा, साइनिंग नहीं करनी पड़ेगी, 90 दिन में इश्यू नहीं करना पड़ेगा और डेट नहीं कर डालना पड़ेगा। इतने सारे तामझाम बच जाएंगे, कंपलसरी रिक्वायरमेंट बच जाएंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? ये खुद से पढ़ते ना हम नहीं समझता, कुछ नहीं समझता कहाँ लिंक है, क्या बोलना चाह रहा है। पक्का? ओके बस एक बार वापस से बोलेंगे क्या 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 स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है? डॉक्टर सिड, ये एक मिनट इसका कलर चेंज कर दो। हाँ, डी से क्या है? ड्राफ्ट। आर से क्या? रजिस्टर। बट क्या है ना, बिल्कुल भी भगाओ मत, शांति से करो, बिकॉज अपना मेन पर्पस है एग्जाम्स में मार्क्स गेन करना। अटॉर्नीज क्या होते हैं? ऐसे बंदे हैं ये जिनको डायरेक्टर्स ने कुछ काम दिया टू परफॉर्म बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। ठीक है, खुद ने ऑथराइज किया। ओके, इशूइंग प्रोस्पेक्टस टू पब्लिक विद इन 90 डेज, 90 दिन में आरओसी 90 दिन में आप रजिस्टर कर लो। ठीक है, एंड लास्टली डेटिंग, मतलब प्रोस्पेक्टस में डेट लिखी होनी चाहिए और जो डेट लिखी होगी वो माना जाएगा कि इस दिन प्रोस्पेक्टस पब्लिश हुआ है। डन, तोड़, पक्का? ओके। नाउ अगर ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जो थी, अगर ये आपने कंप्लाई नहीं किया तो, नॉन कंप्लायंस कर लिया तो, देखो स्टैट्यूटरी, देयर आर सर्टेन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स जो फॉलो करने ही चाहिए, डॉक्टर सिट को फॉलो करना ही है। ठीक है, अगर नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी, 50,000 से 3 लाख की पेनल्टी लग सकती है। कंपनी पे करेगी इतना पैसा, या फिर हर एक पर्सन को जेल हो सकता है 3 साल, या फिर 50,000 से 3 लाख की और फाइन भी लग सकती है, या फिर दोनों, जेल भी और फाइन भी। यहां पे क्या बोला है? या तो जेल या तो फाइन, या तो जेल। इम्प्रिजनमेंट मतलब क्या होता है रे डियर? जेल जाना, 3 साल के लिए जेल जाना, या तो 50,000 से 3 लाख की फाइन, या तो दोनों, और विद बोथ मतलब जेल भी एंड फाइन भी। डन एवरीबॉडी? व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस? अगर ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट डॉक्टर सीट को फॉलो नहीं किया तो कंपनी को 50,000 से, अभी कंपनी जेल नहीं जा सकती, लॉजिक समझना, कंपनी को सिर्फ पैसे ही लगा सकती है। तो कंपनी को बोला है 50,000 से 3 लाख,
और अपन जो डायरेक्टर्स है उनको जेल भेजेंगे, तो जेल हमको, जो डायरेक्टर्स है, जो डायरेक्टर्स वो जेल जा सकते हैं 3 साल या फिर फाइन या दोनों। सिंपल है। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट, अगर आपने गलत स्टेटमेंट दिया, मिस स्टेटमेंट दिया है इन प्रोस्पेक्टस, तब क्या होगा? तब कैसी पेनल्टी लगेगी? ऊपर की पेनल्टी क्या थी? डॉक्टर सिड को फॉलो नहीं किया तो। नीचे की पेनल्टी क्या है? प्रोस्पेक्टस में गलत की लिखा। मान लो कि जो प्रोस्पेक्टस में ना कुछ अनट्रू स्टेटमेंट है, कुछ गलत लिख दिया या मिस स्टेटमेंट है, कोई फॉर्म गलत है, कुछ कंटेंट गलत है, कुछ इंक्लूड नहीं किया या कुछ गलत इंक्लूड कर दिया या कुछ ओमिट कर दिया, कुछ गलती से डाल दिया, कुछ गलत डाला या कुछ डाला ही नहीं, कुछ ओमिट कर दिया, विच इज लाइकली टू मिसलीड द रीडर, जिसके कारण इन्वेस्टर्स मिसलीड हो जाते हैं, धोखे में आ जाते हैं। और अगर वो इन्वेस्टर ने कंपनी के शेयर्स खरीदे, इफ द इन्वेस्टर हैज बॉट द शेयर ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन प्रोस्पेक्टस, और तुमने वो प्रोस्पेक्टस में गलती करी बॉस, तुमने कोई चीज डालनी थी वो डाली नहीं या गलत डाल दी, तो ही कैन टेक, वो इन्वेस्टर कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द कंपनी। वो इन्वेस्टर तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले लेगा कंपनी में। क्या एक्शन लेगा मैडम? वो दो, या तो सिविल लाइबिलिटी या तो क्रिमिनल लाइबिलिटी। मतलब कंपनी और जितने भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, मतलब अगर तुमने कोई गलत इंफॉर्मेशन डाली है या कुछ मिस स्टेटमेंट डाला है प्रोस्पेक्टस में, तो कंपनी और जितने भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है फॉर इशूइंग प्रोस्पेक्टस, वो प्रोस्पेक्टस इशू करने में उनका जितना लॉस हुआ है ना, सामने वाले का, वो इन्वेस्टर का जितना लॉस हुआ है ना, वो लॉस तुम पे करोगे। मैं मतलब नहीं समझा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी कंपनी में कुछ ऐसा लिखा था जिसके कारण वो इन्वेस्टर ने ना तुम्हारी कंपनी में 10,000 शेयर लगा दिए इंटू 100 रुपए, मतलब 10 लाख शेयर लगा दिए, 10 लाख रुपए लगा दिए, तो उसको लॉस हो गया। मान लो उसको लॉस हो गया 4 लाख का लॉस हो गया, मान लो लॉस हो गया, तो ये 4 लाख रुपए कौन भरेगा? कंपनी एंड पर्सन रिस्पॉन्सिबल, दोनों, कंपनी भी और जितने भी पर्सन वो शेयर, वो प्रोस्पेक्टस इशू करने पे रिस्पॉन्सिबल थे। कौन कौन रिस्पॉन्सिबल था मुझे बताना वाला? सारे डायरेक्टर्स की सिग्नेचर लगती है वहां पे, एक्सपर्ट स्टेटमेंट लगता है। मान लो किसी सीए ने बोल दिया वहां पे, और ये बंदे ने, इन्वेस्टर ने बोला कि चार्टर्ड अकाउंटेंट सर जी, आपका साइन देखने के बाद में मैंने कंपनी में पैसा लगाया था। ले गया वो बच्चा, गया वो बंदा। समझ में आ रहा है? कोई कंपनी सेक्रेटरी ने ऐसे बोल दिया, कंपनी सेक्रेटरी का वहां पे साइन था, गई वो कंपनी सेक्रेटरी सीधा। समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है? ऑल पर्सन रिस्पॉन्सिबल, चाहे वो सीए हो, सीएस हो, कंपनी का डायरेक्टर हो, कंपनी का कोई भी हो, जिसके भरोसे पे हमने वो कंपनी में पैसा लगा और मुझे लॉस हो गया, तो मुझे कंपनी और वो सारे पर्सन रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। मेरा 4 लाख का लॉस मुझे चाहिए। आप ऐसे कोर्ट केस फाइल कर सकते हो। दूसरा, क्रिमिनल लाइबिलिटी, ये तो गई सिविल लाइबिलिटी, छोड़ दिया, पैसा आया छोड़ दिया। क्रिमिनल, फाइन भी दो, जेल भी जाओ, या दोनों। अब यहाँ पे कितना फाइन और कितना जेल ये नहीं बोला, यहाँ पे बोला फाइन भी लो, या तो जेल जाओ, या दोनों, फाइन भी ले सकते हो, जेल भी जा सकते हो। समझ में आया एवरीबॉडी? तो पेनल्टी कितने चीजों की लगेगी? अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया ये डॉक्टर सिड का, तो 50,000 से 3 लाख कंपनी पे लगेगी, और जो डायरेक्टर्स है वो 3 साल के लिए जेल, या 50,000 से 3 लाख की फाइन, या तो दोनों। ओके। अगर आपने प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत चीजें की है, तो मिसलीडिंग डाला, या फिर कुछ डालना था वो नहीं डाला, कुछ गलती से डाल दिया, या फिर कुछ ओमिट कर दिया, जिसके कारण वो जो रीडर है, इन्वेस्टर है, रीडर कौन है यहाँ पे? कौन रीड कर रहा है रे बाबा? प्रोस्पेक्टस इन्वेस्टर्स ही रीड करता है। मुझे शेयर में पैसा डालने के लिए मैं ही रीड करूंगी, ठीक है? तो ये इन्वेस्टर कंपनी के तहत एक्शन क्लेम कर सकता है। सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल। सिविल में क्या बोलेगा? जितना मेरे को लॉस हो उतना दे दो,
क्रिमिनल में फाइन मांगेगा, जेल भी हो सकती है और आपको दोनों हो सकती है। डन। सो हियर वी वर डियर, वी हैड फिनिश योर एंटायर चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। आज अपन ने सिर्फ यहाँ से शुरू किया था, अ ब्रीच प्रोस्पेक्टस। जो जब भी आप पब्लिक ऑफर करोगे तो ब्रीच प्रोस्पेक्टस बार बार इशू नहीं करना है, बहुत लंबा प्रोसेस है। प्रिपेयर करो, आरओसी को रजिस्टर करवाओ, फिर 90 दिन बाद में पब्लिक को इशू करोगे, 90 दिन बाद में पैसा आएगा। मतलब उससे बेटर है शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दो, ठीक है। ये वाला हो गया। उसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, ठीक है। आरएचपी क्या होता है? इनकम्प्लीट पर्टिकुलर्स होता है, जहां पे मुझे ये नहीं पता कि कितना शेयर देना है, कितने प्राइस पे देना है, तो हमने आरएचपी इशू कर दिया इन केस ऑफ आईपीओ एंड बीबीपी। टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या पढ़ा है अभी अपन ने? टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्या कंटेंट होने चाहिए प्रोस्पेक्टस के? 4। इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स होनी चाहिए, डिक्लेरेशन होना चाहिए कि हमने कंपनीज एक्ट, हमने सेक्रा, हमने सेबी, हमने सारे रूल्स मेड देयर अंडर ये फाइल कर सब कंप्लाई किए हैं भाई। स्टेटमेंट होना चाहिए एक्सपर्ट का और एनी अदर मैटर। क्या पेनल्टी है? पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एंड पेनल्टी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। मिस स्टेटमेंट में 2 है, सिविल लायबिलिटी एंड क्रिमिनल लायबिलिटी। डन एवरीबॉडी। चैप्टर को शुरू में भी रिवीजन, चैप्टर के एंड में भी रिवीजन, पूरा चैप्टर अपन ने हर दिन रिवीजन कर करके फिनिश किया। डन। ओके गाइस, so we will stop till here. In next lecture we will be starting with your fresh chapter. पक्का वाला डन? ओके, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, गुड बाय।